किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई और जून माह में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जिनसे आप कम समय में और कम खर्चे में काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं और काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और लंबे समय तक ये दोनों फसलें आपको काफी शानदार उत्पादन भी देती रहेंगी। और इन दोनों फसलों से बारिश के दिनों में आपको काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं। सब्जियों की फसलों में बारिश के दिनों में सबसे अच्छे मंडी भाव इन्हीं दो सब्जियों से मिलेंगे और ये दोनों फसलें आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेंगी। कहने का मतलब है ये दोनों फसलें आप अगर इस समय पर यानी कि मई के आखिरी सप्ताह से लेकर और जून माह में कभी भी अगर लगा लेते हैं तो काफी शानदार मंडी भाव मिलेंगे और काफी शानदार मुनाफा ये दोनों फसलें आपको देकर जा सकती हैं। तो मई और जून माह में कौन सी दो ऐसी फसलें हैं जिनको आप लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, लगाने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन सी वैरायटियों को सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मई और जून माह में अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो ये 2 महीने ऐसे हैं, इनमें अगर आप किसी भी तरह की फसलों का चुनाव करते हैं तो हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो गर्मियों में आसानी से तो ग्रो हो जाएं और आने वाले दिनों में मंडी भाव तो उनसे हमें अच्छे मिलने चाहिए। क्योंकि हम ऐसी फसलों का अगर चुनाव कर लेते हैं, ग्रो तो गर्मियों में हम उसको कर लेते हैं लेकिन मंडी भाव अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो हमारा मुनाफा जो है वो थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो कहने का मतलब है सब्जियां ऐसी लगानी चाहिए इस समय पर। दोनों महीने ऐसे हैं क्योंकि गर्म जो है टेम्परेचर इस समय पे काफी ज्यादा रहते हैं और ऐसी फसलों का चुनाव हमें इस समय पे करना चाहिए जो काफी ज्यादा टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो हो जाए। तो ये दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि 40-42 डिग्री टेम्परेचर तक भी आसानी से ग्रो हो सकती हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आप अगर मई और जून माह में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो यहां पर आप सब्जियों वाला जो गुआर होता है उसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि गुआर फली की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे जून माह में जो है कभी भी गुआर फली लगा सकते हैं। इसकी खेती करने का तरीका जो है वो काफी आसान है, कम खर्चे में ये खेती हो जाती है और मंडी भाव गंवार फली के आपने देखा होगा कि मंडियों में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। काफी अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं, यानी कि 40, 50, 60, 70 रुपए तक इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। कम से कम 20-30 रुपए केजी से इसके मंडी भाव जो है इससे डाउन नहीं आते हैं। 30-40 रुपए तक इसके मंडी भाव हमेशा मंडियों में बने रहते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो 25-30 रुपए तक के मंडी भाव इस समय पे ग्वारफली के चल रहे हैं। अगर आप इस समय पे ग्वारफली लगाते हैं यानी कि मई या जून माह में अगर ग्वारफली लगा रहे हैं तो इस समय पे जो ग्वार सब्जियों वाला चल रहा है वो उस समय तक खत्म हो जाएगा और आपका ग्वार यानी कि आपकी फलियां जिस समय पे मार्केट में आएगी उस समय पे ग्वारफली के वापस जो है मंडी भाव काफी अच्छे जो है आपको मिल सकते हैं और कम खर्चे में ये खेती हो जाती है। यानी कि इसमें ना तो कोई ज्यादा रोग वगैरह आते हैं, यानी कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह के आपको ज्यादा खर्चे भी नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपको ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। लगाते समय थोड़े से आपको मैं बता दूंगा वो बेसल डोज डाल दीजिए, गोबर की खाद वगैरह डाल दीजिए, जमीन की तैयारी अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद में ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है और काफी अच्छा उत्पादन देती है। अच्छे मंडी भाव होने की वजह से ये एक ऐसी फसल है जो आपको काफी शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। अगर आप यहां पर आपको जो है वैरायटियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छी वैरायटियों का ही सिलेक्शन करना है। नीलम 51 नाम की एक वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फसल की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और फसल का उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। नंबर 2 पर आप इसी कंपनी की यानी कि नीलम 61 गोल्ड नाम करके एक वैरायटी आती है, यह भी आप लगा सकते हैं। बीज इसका थोड़ा सा कॉस्टली आता है लेकिन उत्पादन इसका काफी शानदार आता है और फलों की जो क्वालिटी यानी फलियों की जो क्वालिटी होती है वो आपको काफी शानदार मिलेगी और अच्छे मंडी रेट आपको ये देकर जा सकती है, अच्छा उत्पादन आपको देकर जा सकती है। तो ये दोनों वैरायटियां मैंने आपको बताई है, दोनों वैरायटियां इजीली आपको अपने नजदीकी बीज भंडारों पे मिल जाएगी, वहां से परचेज करके आप इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छा मुनाफा आपको इससे मिल जाएगा। गुआर फली की खेती आप बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो आप सिंपल विधि से यानी कि देसी हल से बुआई करके भी आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं या अथवा आप क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है जमीन की तैयारियां करने से पहले 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है वो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्राली आप डाल सकते हैं
काफी है। लेकिन कच्चा गोबर जो है वो आपको बिल्कुल नहीं डालना है। गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि गंवार फली की फसल में जो है जो जड़ गलन की समस्या होती है या कॉलर रोड की जो समस्या होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बारिश के दिनों में अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया या जमीन की तैयारी अच्छे से नहीं की तो कई बार आपने देखा होगा कि 15-20 दिन के बाद में जैसे ही फसल ग्रोथ की अवस्था में आती है उस समय पर तना जो है गंवार का वो काला होकर और फसल हमारी खराब होने लगती है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है, कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं डालना है। और 2 से 3 कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम अच्छी तरह से सोलराइजेशन करके और उसके बाद में इसकी बुआई करनी है। सबसे पहले आपको 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, उसके बाद में आपको एक कल्टीवेशन करना है। तब तक आपको कोई भी सिंचाई नहीं करनी है। और उसके बाद में आप हल्की सी सिंचाई करें और हल्की सी सिंचाई करके आप जो है 2 या 3 कल्टीवेशन और करें। गोबर की खाद डाल के एक कल्टीवेशन हुआ और उसके बाद में गोबर की खाद जो है अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर से करें, ताकि आपकी जमीन थोड़ी सी और खुल जाए, धूप की वजह से और थोड़ी सी मतलब तैयार हो जाए। और उसके बाद में आखिरी के 2 कल्टीवेशन आप और करें, एक कल्टीवेशन आप हेरो से करें और एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन के समय आपकी जमीन एकदम तैयार और समतल हो जानी चाहिए। जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्वार फली की फसल अगर आपकी तैयार होगी उस समय पे बारिश वगैरह भी शुरू हो जाएंगी, यानी जल भराव की समस्या अगर होगी तो जल भराव की वजह से आपकी ग्वार की फसल काफी खराब हो सकती है, फसल का नुकसान भी हो सकता है और आपको उत्पादन जो है काफी डाउन भी आ सकता है। तो जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब जमीन को आपको एकदम समतल बना के तैयार कर लेना है और उसके बाद में आप चाहें तो इसकी खेती 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं, या फिर आप इसकी खेती सिंपल विधि से यानी देसी हल से बुआई करके भी या क्यारियां बनाकर आप इसकी खेती कर सकते हैं। बात करें आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले रासायनिक खाद उर्वरकों की यानी कि डाले जाने वाले बेसल डोज की, तो यहां पर आप 40 से 50 केजी डीएपी काम में ले सकते हैं, 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आपको साथ में जो है एमओपी पोटास काम में लेना है। दोनों खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप अपने खेत में डाल के और आखिरी कल्टीवेशन करें और उसके बाद में अपनी फसल की बुआई यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगली फसल की यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप मई या जून माह में भिंडी की फसल लगा सकते हैं। भिंडी की फसल आप मई माह के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरे जून माह में कभी भी लगा सकते हैं। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर और जून माह में जो किसान भाई भिंडी की फसल की बुआई कर लेते हैं, मंडी भाव सबसे ज्यादा उन्हीं किसान भाइयों को मिल पाते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जब आपकी भिंडी की फसल तैयार होती है उस समय पे मंडियों में सब्जियों की आवक काफी कम होती है और काफी कम सब्जियां ऐसी होती हैं जो उस समय में मंडियों में होती हैं, यानी कि उस समय पे आपको मंडी में जो इसके भाव है वो काफी अच्छे मिल जाएंगे। मार्केट प्राइस भिंडी के उस समय पे आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी भिंडी की फसल से आपको काफी अच्छा मिल जाता है। कम समय में और कम खर्चे में ये भी आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। भिंडी की फसल बुआई के काफी कम समय बाद ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है और गुआर फली की तरह ये भी आप जो है इसकी खेती भी सिंपल विधि से भी कर सकते हो और काफी कम खर्चे में ये तैयार हो जाती है। ना तो इसमें ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ते हैं और ना ही ज्यादा आपको इसमें स्प्रे वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी। काफी कम खर्चे में और कम समय में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देकर जा सकती है अगर आप भिंडी की बुआई मई के आखिरी सप्ताह से लेकर और जून माह में कभी भी करते हैं। दोस्तों भिंडी की फसल से काफी अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने के लिए यहाँ पर आपको वैरायटियों का जो सिलेक्शन है वो काफी सोच समझ के करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 वैरायटियां बताता हूँ, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन्हीं वैरायटियों का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आप जो है यहाँ पर माहिको की 10 नंबर वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। जो फलों की क्वालिटी है वो भी आपको काफी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी इससे जो है काफी शानदार मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप माइको की 10 नंबर वैरायटी जो आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में नुमेंस कंपनी की सम्राट वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। फल की क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। और नुमेंस की सिंघम वैरायटी आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। नंबर 3 पर आप सीजंटा की OH 102 वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप जो है नुमेंस की ही सम्राट वैरायटी आती है, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं।
चारों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन ये वैरायटी आपको देकर जा सकती है और काफी अच्छा मुनाफा आपको इन वैरायटियों से मिल सकता है। दोस्तों, भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका तरीका आपको सही पता होना चाहिए कि भिंडी की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, क्योंकि भिंडी की फसल में बुआई के तुरंत बाद दो बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती है। निमातोड और फंगस की जो समस्या आती है वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। जड़गलन और कॉलर रोट और निमातोड, ये समस्या भिंडी की बुआई के तुरंत बाद से लेकर और लास्ट तक किसान को परेशान करती रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, बुआई से पहले ही जरूरी सावधानियां अगर आप रखते हैं तो आपको नुकसान भी कम होगा और खर्चा भी आपका काफी कम बच जाएगा। कि बुआई के समय अगर आप लापरवाही कर देते हैं तो उसके बाद में आपको ढेर सारी दवाइयां डालनी पड़ेंगी और उसके बावजूद भी आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन आपकी अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेनी है। फंगस और निमातोड जो ऐसी समस्याएं हैं जिनको बुआई के समय आप जितना अच्छा कल्टीवेशन करेंगे, जितना अच्छा जमीन का सोलराइजेशन करेंगे, बार बार कल्टीवेशन करके, उतनी ही ये समस्याएं आपको कम देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं, एक बार अगर आपकी फसल में आ जाती है तो उसके बाद में आपका खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा आपको जो है दवाइयां डालनी पड़ती हैं और उसके बावजूद भी ये बीमारियां पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपकी फसल का काफी ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो शुरुआत में ही बुआई से पहले ही आपको काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं और ये सावधानियां आपको जमीन की तैयारियां करते समय रखनी है। जितनी ज्यादा अच्छी तरह से आप कल्टीवेशन करेंगे, जितना अच्छा बार बार कल्टीवेशन करके जमीन का सोलराइजेशन करेंगे, ये बीमारियां आपको उतनी ही कम देखने को मिलेंगी। और अगर इन दोनों समस्याओं से आपको बचना है तो आज ही आपको क्या करना है, अपनी जमीन की एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और आज ही छोड़ दें और उसके बाद में 10 या 12 दिन बाद में आप एक दूसरी जुताई करें और दूसरी जुताई आप कल्टीवेटर से करें। कल्टीवेटर से करने के बाद में फिर से जमीन को 5-6 दिन के लिए धूप में छोड़ दें। 2 बार अगर आपने कल्टीवेशन कर दिया और 5-6 दिन का अगर आपने गैप दे दिया, पहला कल्टीवेशन आपने मिट्टी पलटने वाले हल से करना है गहरी जुताई करके और उसके बाद में 10-12 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद में एक जुताई आपको कल्टीवेटर से करनी है। ये जुताई करने के बाद में फिर से आपको 5-6 दिन के लिए या 10-12 दिन के लिए अगर आपके पास समय है तो फिर से आपको धूप में छोड़ देना है। जमीन का सोलराइजेशन काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। जितने भी निमातोड और फंगस जैसी बीमारियां अगर आपके पास जमीन में पड़ी हैं तो वो पूरी तरह से धूप में खत्म हो जाएंगी और उसके बाद में गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लें और उसके बाद में आप तीसरा कल्टीवेशन करें और उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज होते हैं, जैसे आप डीएपी डाल सकते हैं और आप एमओपी पोटाश यहाँ पे डाल सकते हैं। वो डालने के बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन करें और आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में आप अपनी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फंगस और निमातोड ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ कड़ी धूप में बार बार कल्टीवेशन करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप बार बार अपनी फसल में जो है दवाइयाँ डालते रहना, खर्चा करते रहना, फिर भी आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। तो इससे बेहतर यह है, दवाइयों का अगर आप खर्चा करेंगे फसल का भी नुकसान होगा। इससे बेटर यह है कि आप बुआई से पहले अपनी जमीन का अच्छी तरह से बार बार कल्टीवेशन करके कड़ी धूप में उसको बार बार पड़ा रहने दें और बार बार उसमें कल्टीवेशन करें। 2-3 कल्टीवेशन करेंगे तो ये समस्या अगर आपकी जमीन में बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से जमीन की तैयारियां करके आप अपनी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर आप मई के आखिरी सप्ताह में या जून माह में इसकी बुआई करते हैं तो काफी शानदार मुनाफा आपको भिंडी की फसल देकर जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।